हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोज नंबर 1, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट लिखी है H.G. वेल्स ने। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दो लड़के कीचड़ से भरे दो नंगे पैरों के निशानों को देखकर हैरानी में चौंक उठे। लंदन शहर के बीचों बीच इस घर की सीढ़ियों पर नंगे पैरों वाला आदमी क्या कर रहा था, और वो आदमी कहाँ था? जब वो देख रहे थे तो उनकी आंखों को एक गैर मामूली नज़ारा देखने को मिला। पैरों का एक नया निशान पता नहीं कहाँ से आ बना था। इसके बाद पैरों के और भी निशान एक के बाद एक करके सीढ़ियों से नीचे की तरफ बढ़ते आ रहे थे और फिर सड़क की तरफ बढ़ते जा रहे थे। लड़के इन पाँवों के निशानों के पीछे पीछे चलते गए जब तक कि वो कीचड़ से भरे निशान खत्म न हो गए थे और आखिर में पूरी तरह से गायब हो गए। इस राज की तफसीर दरअसल बहुत आसान थी। हक्के बक्के हुए लड़के एक साइंसदान का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी ये खोज की थी, आदमी के बदन को कैसे गायब किया जा सकता है। साइंसदान ग्रिफिन ने कई तजुर्बे किए थे ये साबित करने के लिए कि किसी आदमी के जिस्म को शफा बनाया जा सकता है। आखिर उसने कुछ नायाब दवाइयाँ निगल ली और उसका जिस्म शीशे की पट्टी की तरह शफाफ हो गया, अगरचे ये शीशे की तरह ठोस ही बना रहा। अगरचे ग्रिफिन एक ज़हीन साइंसदान था, वो छोटे मोटे गैर कानूनी काम भी कर लेता था। उसका मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था और उसने उससे अपना मकान खाली करवाने की कोशिश की। बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने मकान को आग लगा दी। बिना दिखाई दिए वहां से भाग निकलने के लिए उसे अपने कपड़े उतार देने पड़े। इस तरह वो एक बेघर आवारा आदमी बन गया जिसके पास न कपड़े थे न कोई पैसा, और वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर उसके पाँव एक कीचड़ वाली जगह में पड़ गए और फिर वो चलता हुआ अपने पीछे पैरों के निशान छोड़ता गया। वो काफ़ी आसानी से उन लोगों से बच निकला जो लंदन में उसके पैरों के निशानों का पीछा करते आ रहे थे, लेकिन उसकी मुसीबतें अभी किसी भी तरह से कम नहीं हुई थी। लंदन में बिना कपड़े पहने मटर गश्ती करने के लिए उसने एक बहुत ही खराब वक्त चुना था। भरपूर सर्दी के मौसम के बीच का वक्त था। हवा बहुत ही सर्द थी और वो कपड़ों के बिना नहीं रह सकता था। गलियों में इधर उधर घूमने के बजाय थोड़ा गर्म होने के लिए उसने किसी लंदन के बड़े स्टोर में घुसने का फैसला कर लिया। दुकान बंद होने का वक्त हो गया और जो ही दरवाजे बंद हो गए, ग्रिफिन खर्चे की कोई परवाह किए बिना कपड़े पहनने और अपना पेट भरने के काबिल हो गया। उसने डब्बों और पैकेटों को तोड़कर खोला और गर्म कपड़े पहनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। जल्द ही वो जूते और कोट और एक चौड़ी किनारी वाला टोप पहनकर पूरी तरह कपड़े पहने हुए और दिखाई देने वाला आदमी बन गया। रेस्टोरेंट के रसोई घर में उसे ठंडा गोश्त जिसे बिना गर्म किए खाया जा सके और कॉफ़ी मिल गई, और खाना खाने के बाद उसने मिठाइयाँ खाई और शराब का लुत्फ उठाया। आखिरकार सोने के लिए वो गधों के ढेर पर लेट गया। काश ग्रिफिन वक्त से पहले ही जागने के काबिल हो गया होता तो सब ठीक रहना था, लेकिन हुआ ये कि वो तब तक न जागा जब तक कि दुकान के कारंदे सुबह वहां आने शुरू न हो गए। जब उसने उनमें से दो को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो घबरा गया और भागने लगा। कुदरती तौर पर उन्होंने उसका पीछा किया। आखिर वो अपने नए मिले हुए कपड़ों को जल्दी जल्दी उतार कर और उन्हें फेंक कर वहां से बच निकलने में कामयाब हो गया। इस तरह एक बार फिर उसने खुद को नजर न आ सकने वाला शख्स बना लिया, लेकिन अब वो जनवरी की सर्द हवा में नंगा था। इस बार उसने एक नाटक कंपनी के स्टोर में जाकर जांच करने का फैसला कर लिया, यह उम्मीद करते हुए कि वहां उससे न सिर्फ कपड़े मिल जाएंगे बल्कि अपने कांधों के ऊपर वाली खाली जगह को छुपाने के लिए भी कुछ न कुछ मिल जाएगा। सर्दी से कांपते हुए वो ड्यूरी लेन पहुंच गया। ड्यूरी लेन की तरफ भाग लिया जो नाटक स्टोर का मरकज था। उसने जल्दी ही एक मुनासिब दुकान ढूंढ ली
वो बिना किसी को नजर आए सीढ़ियां चढ़कर और ऊपर गया और कुछ ही देर बाद अपने सर की गिर्द पट्टियां बांधे, काला चश्मा लगाए, नकली नाक लगाए, बड़ी बड़ी मूछें लगाए और एक बड़ा टोप पहने हुए बाहर निकला। बिना दिखाई दिए बच निकलने के लिए उसने बेरहमी से दुकानदार के ऊपर हमला कर दिया और बाद में जितना उसे मिल सका उसका पैसा लौट कर फरार हो गया। इस बेचैनी से कि भीड़ भाड़ वाले लंदन से दूर जाया जाए, उसने एक ट्रेन पकड़ी जो उसे इपिंग नाम के एक गांव तक ले गई। यहाँ उसने मुकामी सराय में 2 कमरे बुक करवा लिए। सर्दियों में किसी सराय में किसी अजनबी का आना हर तरह से एक गैर मामूली बात थी। उस तरह की गैर मामूली शक्ल वाला अजनबी सभी लोगों में बहस का मौजू बन गया। सराय के मालिक की बीवी मिसेस हॉल ने उसके साथ जान पहचान करने की हर कोशिश की, लेकिन ग्रिफिन बातचीत करने की कोई ख्वाहिश नहीं रखता था और उसने इस औरत से कहा, इपिंग आने की मेरी वजह थी तन्हाई की ख्वाहिश। मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में मुझे कोई परेशान करे। इसके अलावा वो एक हादसे ने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया है। इस बात की तसल्ली होने पर कि उसका मेहमान एक वहमी संकी साइंसदान था और इस बात को देखते हुए कि वो उसे पेशगी पैसे दे चुका था, मिसेस हॉल उसकी अजीब आदतों और उसकी चिड़चिड़ी फितरत को नज़रअंदाज करने के लिए तैयार थी। लेकिन चुराया हुआ पैसा ज़्यादा देर तक न चला और जल्दी ही ग्रिफिन को ये मानना पड़ा कि उसके पास कोई नकद रकम नहीं थी। फिर उसने ये दिखावा किया कि जैसे वो एक चेक की उम्मीद कर रहा था जो किसी भी पल उसके पास पहुंच सकता था। इसके थोड़ी देर बाद एक अजीब हादसा हुआ। सुबह सवेरे एक पादरी और उसकी बीवी अपने पढ़ने के कमरे में शोर सुनकर जाग उठे। सीढ़ियों से नीचे आहिस्ता आहिस्ता आते हुए उन्हें पैसों की खनखनाहट सुनाई दी जो पादरी के डिस्क से निकाले जा रहे थे। बिना कोई शोर किए और अपने हाथों में एक चिमटा कसकर पकड़े हुए पादरी ने पटाख से दरवाजा खोल दिया। खुद को हमारे हवाले कर दो। पादरी ये देखकर हैरान रह गया कि कमरा बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा था। उसने और उसकी बीवी ने डिस्क के नीचे की तरफ देखा और पर्दों के पीछे की तरफ और चिमनी में भी देखा। वहां किसी का कोई निशान नहीं था, लेकिन फिर भी डिस्क को खोला गया था और घर के खर्चे वाले पैसे गायब हुए पड़े थे। अजीब बात है, पादरी बाद में पूरा दिन भर कहता रहा, लेकिन ये बात इतनी अजीब नहीं थी जितना कि उस सुबह मिसेस हॉल के फर्नीचर का तर्ज अमल मीन्स तौर तरीका था। सराय का मालिक और उसकी बीवी सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे और वो साइंसदान के कमरे का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ देखकर हैरान रह गए। आमतौर पर दरवाज़ा अंदर से बंद रहता था और उसका ताला लगा रहता था और अगर कोई उसके कमरे में दाखिल होता तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता। ये मौका इतना अच्छा था कि वो इससे खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने दरवाजे में इधर उधर झांक कर देखा, वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया और उन्होंने इसमें छानबीन करने का फैसला कर लिया। बिस्तर ठंडा पड़ा था जिससे ये पता चलता था कि साइंसदान को जगे हुए काफ़ी वक्त हो चुका था। और इससे भी अजीब बात ये थी कि वो कपड़े और पट्टियाँ जिन्हें वो हमेशा पहने रखता था कमरे में इधर उधर पड़ी हुई थीं। बिल्कुल अचानक मोहतरमा हॉल ने अपने कान के पास ही सांस लेने की सो सुनी। एक पल बाद चारपाई के पाए पर पड़ा हुआ टोप उछला और मिसेस हॉल के मुंह से जा टकराया। फिर सोने वाले कमरे में पड़ी हुई कुर्सी जानदार हो उठी। हवा में उछलते हुए उसने मिसेस हॉल पर सीधा हमला कर दिया। सबसे पहले उसने टांगों पर। जैसे ही वो और उसका खावत डर के मारे पीछे हटे, उस अजीब व गरीब कुर्सी ने उन दोनों को ढकेल कर कमरे से बाहर कर दिया और फिर उनके पीछे की तरफ दरवाज़ा धड़ाम से बंद होते हुए और उसमें ताला लगते हुए नजर आया। मिसेस हॉल घबराहट के मारे तकरीबन सीढ़ियों से नीचे ही गिर गई थी। उसे यकीन हो गया था कि कमरे में रूहें भटक रही थी और उस अजनबी ने उन्हें किसी तरह उसके फर्नीचर के अंदर डाल दिया था। मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी में बैठा करती थी, उसने बिलखते हुए कहा। ऐसा कभी सोचा भी नहीं था
کہ یہ اب میرے خلاف ہی اچھل پڑے گی۔ پڑوسی یہ سوچتے تھے کہ یہ مصیبت کسی جادو ٹونے کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن جادو ٹونا ہو یا نہ ہو، جب پادری کے گھر پر ہوئی چوری کی خبر ملی تو اس اجنبی سائنسدان پر یہ پکا شک ہونے لگا کہ اس میں اسی کا ہی ہاتھ تھا۔ شک اور بھی پختہ ہو گیا جب اچانک اس نے کچھ نقد رقم نکال کر دکھائی، اگرچہ بہت دیر نہیں ہوئی تھی جب اس نے یہ مانا تھا کہ اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے۔ گاؤں کے سپاہی کو چپکے سے بلاوا بھیجا گیا۔ سپاہی کے انتظار کرنے بجائے مسز ہال سائنسدان کے پاس چلی گئی، جو کسی طرح رازدارانہ طریقے سے اپنے سونے والے خالی کمرے میں سے اچانک نظر آنے لگا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم سیڑھیوں کے اوپر میری کرسی کے ساتھ کیا کر رہے ہو، اس نے سختی سے پوچھا، اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کیسے ہوا کہ تم خالی کمرے میں سے باہر آ گئے اور تم ایک تالے لگے ہوئے کمرے میں کیسے داخل ہو گئے۔ سائنسدان ہمیشہ سے ہی جلدی غصے میں آنے والا آدمی رہا تھا۔ وہ اب بھی آگ ببولا ہوا اٹھا۔ تم جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں، اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں دکھائی دیتا ہوں۔ اچانک ہی اس نے اپنی پٹیاں، مونچھیں، چشمہ اور یہاں تک کہ اپنی ناک بھی اتار پھینکی۔ ایسا کرنے میں اس سے صرف 1 ہی منٹ لگا۔ شراب خانے میں بیٹھے ہوئے اور بہت ٹھہرے ہوئے لوگ ٹک لگائے ہوئے بنا سر والے آدمی کو دیکھ رہے تھے۔ سپاہی مسٹر جیفرس اب وہاں آ پہنچا اور اسے یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی کہ اسے بنا سر والے آدمی کو گرفتار کرنا تھا، لیکن جیفرس ایسا آدمی نہیں تھا جسے اپنی ڈیوٹی کرنے میں سے آسانی سے روکا جا سکے۔ اگر کسی مجسٹریٹ کا حکم نامہ کسی آدمی کی گرفتاری کرنے کا تھا تو اس آدمی کو گرفتار کرنا ہی تھا، سر کے ساتھ یا سر کے بنا۔ اس کے بعد ایک عجیب نظارہ دیکھنے کو ملا جب سپاہی نے اس آدمی کو پکڑنے کی کوشش کی جو زیادہ اور زیادہ اوجھل ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ ایک ایک کر کے اپنے کپڑے اتار کر پھینکتا جا رہا تھا۔ آخر ایک قمیض ہوا میں اڑی اور سپاہی نے خود کو ایسے آدمی کے ساتھ ہاتھا پائی کرتے ہوئے پایا جسے وہ بالکل ہی دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے خود پر گوشے پڑتے ہوئے دیکھے جو کہیں سے بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ آخر جیفرس گھونسے لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا جب اس نے اوجھل ہوئے سائنسدان کو پکڑنے کے لیے ایک آخری کوشش کی۔ وہاں گھبراہٹ بھری زور زور کی چیخیں آنے لگی، اسے پکڑو، اسے پکڑو، لیکن کرنے کی بنسبت یہ ایسا کہنا آسان تھا۔ گریفن نے ایک جھٹکے کے ساتھ خود کو آزاد کر لیا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس پر ہاتھ کہاں سے ڈالا جائے۔ آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ہاں چینل پہ نئے ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ملتا ہوں آپ کو نئے ٹاپک کے ساتھ، ٹل دین ٹیک کیئر، بائے بائے۔ ہیلو ایوری ون، آج ہم پڑھنے والے ہیں این ایکسیلنٹ فادر۔ این ایکسیلنٹ فادر ایک ایکسٹریکٹ ہے جو لیا گیا ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈس، جو کہ جین آسٹن کی ایک فیمس ناول ہے۔ سب سے پہلے ہم اس ایکسٹریکٹ مینس این ایکسیلنٹ فادر کے امپورٹنٹ کریکٹرز کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے مین کریکٹر ہے مسٹر اینڈ مسز بینٹ اور ان کی 3 بیٹیاں جن کا نام جین، ایلزبتھ اور کٹی ہوتا ہے۔ اصل میں اس کہانی میں 5 بیٹیوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن آپ کی اس لیسن میں صرف 3 بیٹیوں کا ہی ذکر ہے۔ اس کہانی میں ایک اور امپورٹنٹ کریکٹر ہے جس کا نام ہے مسٹر بنگلے۔ مسٹر اینڈ مسز بینٹ کی ایک نیبر ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے مسز لانگ۔ مس لانگ کی 2 نیسز ہوتی ہیں۔ میرے پیارے مسٹر بینٹ، مس بینٹ نے ایک دن کہا، کیا تم نے سنا ہے کہ نیدرلینڈ پارک آخر کرائے پر دے دیا گیا ہے؟ مسٹر بینٹ نے جواب دیا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں سنا تھا، لیکن ایسا ہوا۔ اس نے کہا کیونکہ مس لانگ ابھی یہاں آئی تھی اور اس نے مجھے اس بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ مسٹر بینٹ نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ اسے کس نے کرائے پر لے لیا ہے؟ اس کی بیوی نے اونچی آواز میں
اور بے صبری سے پوچھ لیا، تم مجھے بتانا ہی چاہتی ہو تو مجھے یہ سننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی یہ بات گویا کہ بیوی کے لیے ایک دعوت کی طرح تھی۔ ہاں تو میرے پیارے، تمہیں ضرور یہ جاننا چاہیے، مس لانگ کا کہنا ہے کہ نیدرلینڈ پاک کو انگلینڈ کے شمال میں رہنے والے ایک بہت ہی امیر آدمی نے کرائے پر لے لیا ہے۔ وہ اس مکان کو دیکھنے کے لیے سوموار کے دن آیا اور وہ اسے دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ وہ اسے لینے کے لیے رضامند ہو گیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ بنگلے۔ کیا وہ شادی شدہ ہے یا کنوارا؟ کنوارا ہے میرے پیارے، یقین مانو ایک بہت ہی امیر کنوارا آدمی۔ وہ سال میں 4 یا 5 ہزار کما لیتا ہے۔ ہماری بیٹیوں کے لیے کتنی بڑھیا بات ہے۔ وہ کیسے؟ میرے پیارے مسٹر بینٹ، اس کی بیوی نے جواب دیا، تم اتنا اکتا دینے والے کیسے بن سکتے ہو؟ تمہیں ضرور یہ جان لینا چاہیے، میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کی شادی اس سے کرنے کی بات سوچ رہی ہوں۔ یہاں ٹھہرنے کے پیچھے کیا اس کا یہی ارادہ ہے؟ ارادہ؟ کتنی بیوقوفی کی بات ہے۔ تم اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ البتہ یہ بہت ممکن ہے کہ وہ ان میں سے ایک سے پیار کرنے لگے اور اسی لیے تمہیں ضرور اس سے مل لینا چاہیے جو ہی وہ یہاں آئے۔ مجھے اس کی کوئی وجہ نہیں نظر آتی ہے۔ تم اور تمہاری لڑکیاں جا سکتی ہو یا تم انہیں اکیلی ہی بھیج سکتی ہو، جو کہ شاید اور بھی بہتر رہے گا، کیونکہ تم اتنی ہی خوبصورت ہو جتنی ان میں سے کوئی بھی۔ مسٹر بینگلے شاید پوری ٹولی میں تمہیں ہی سب سے زیادہ پسند کر لے۔ میرے پیارے، تم میری چاپلوسی کر رہے ہو؟ سچ مچ مجھے میرے حصے کی خوبصورتی ملی ہے، لیکن میرے پیارے تمہیں ضرور جاننا چاہیے اور مسٹر بینگلے سے ملنا چاہیے جب وہ ہمارے پڑوس میں آ کر رہنے لگے گا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسٹر بینگلے تم سے مل کر بہت خوش ہوگا اور میں تمہارے ہاتھ لکھ کر کچھ سطریں بھیج دوں گا، اسے یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ لڑکیوں میں سے جس کسی کو بھی چنے گا اس سے شادی کرنے کے لیے میری دلی رضامند ہوگی۔ تمہیں مجھے چڑھانے میں مزہ آتا ہے؟ تمہیں میری نسوں پر کوئی رحم نہیں آتا؟ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو میری پیاری، میں تمہاری نسوں کی بہت قدر کرتا ہوں، وہ میری پرانی دوست ہیں۔ تمہیں نہیں پتا کہ مجھے کس چیز کی فکر لگی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی اور اپنی زندگی میں ایسے کئی نوجوانوں کو اپنے پڑوس میں دیکھو گی جو سال میں 4,000 تک کما لیتے ہوں گے۔ اس کا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا چاہے ایسے 20 نوجوان بھی آ جائیں، کیونکہ تم انہیں کبھی بھی جا کر نہیں ملو گے۔ مسٹر بینٹ ان لوگوں میں سے سب سے پہلا تھا جو مسٹر بینگلے سے ملنے گیا۔ اس کا ارادہ ہمیشہ سے ہی اس سے ملنے کا رہا تھا، چاہے وہ آخر تک اپنی بیوی کو یقین دلاتا رہا تھا کہ وہ ملنے نہیں جائے گا۔ اس شام تک جب وہ اس سے مل چکا تھا، اس کی بیوی کو اس بات کی کوئی بھنک نہیں تھی۔ اپنی دوسری بیٹی کو ایک ہیٹ ٹھیک کرنے میں مشغول دیکھ کر اس نے اچانک کہہ دیا، لیزی، مجھے امید ہے کہ مسٹر بنگلے اسے پسند کرے گا۔ ہمیں یہ بات جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مسٹر بنگلے کی کیا پسند ہے، اس کی ماں بول اٹھی، کیونکہ ہم اس سے ملنے نہیں جا رہی ہیں۔ لیکن تم بھول رہی ہو ماں، الزبتھ نے کہا، کہ ہم اس سے مجلس میں ملنے جا رہے ہیں، اور یہ بھی مس لانگ نے اسے ہمارا تعارف کروانے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ مجھے یقین نہیں کہ مسز لانگ ایسا کچھ کرے گی۔ اس کی اپنی 2 بھتیجیاں ہیں، وہ ایک خود غرض عورت ہے۔ مسز بینٹ اپنی بیٹیوں میں سے ایک کو ڈانٹنے لگی، خدا کے لیے کٹی اس طرح مت کھانستی رہو، میری بیچاری نسوں پر تھوڑا ترس کھاؤ۔ کٹی کو کھانسنے کا کوئی سلیقہ نہیں ہے، اس کے باپ نے کہا، وہ بے سرا کھانستی ہے، میں اپنا دل بہلانے کے لیے نہیں کھانستی۔ کٹی نے چڑھاتے ہوئے کہا، چلو ہم پھر سے مسٹر بنگلے کی بات پر آ جائیں۔ مسٹر بینٹ نے کہنا جاری رکھا، میں مسٹر بنگلے کے نام سے تنگ آ گئی ہوں۔ اس کی بیوی چلائی، یہ سن کر مجھے افسوس ہوا ہے، تم نے مجھے ایسا پہلے ہی کیوں نہیں بتایا؟
اگر مجھے صبح ہی اس بات کا پتہ ہوتا تو میں اسے ملنے کبھی بھی اس کے گھر نہیں گیا ہوتا، لیکن میں سچ مچ اسے مل آیا ہوں۔ اب ہم اس جان پہچان سے بچ نہیں سکتے۔ مسز بینٹ کو حیرانی تو سب سے بڑھ کر تھی۔ تم کتنے اچھے ہو میرے پیارے مسٹر بینٹ، اس نے کہا، لیکن مجھے پتا تھا کہ آخر میں تمہیں راضی کر لوں گی۔ مجھے پکا یقین تھا کہ تمہیں اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار ہے کہ تم اس جان پہچان کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ اب مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے، اور یہ مزاح بھی بہت بڑھیا رہا ہے کہ تم آج صبح اس سے مل بھی آئے اور اب تک تم نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا ہے۔ کٹی، اب تم جتنا چاہو کھا سکتی ہو، مسٹر بینٹ نے کہا، اور وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ارے لڑکیوں، تمہارا باپ کتنا بڑھیا آدمی ہے، مسز بینٹ نے کہا جب دروازہ مسٹر بینٹ کے جانے کے بعد بند ہوا۔ آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ہاں چینل پہ نئے ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ملتا ہوں آپ کو نئے ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، بائے بائے۔ ہیلو ایوری ون، آج ہم پڑھنے والے ہیں کلاس 10 پروز نمبر 3 فرام دا ڈائری آف اے ینگ گرل۔ فرام دا ڈائری آف اے ینگ گرل لکھی ہے اینی فرینک نے۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ میرے جیسے کسی شخص کے لیے ایک ڈائری لکھنا سچ مچ ایک انوکھا تجربہ ہے، صرف اسی لیے نہیں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی کچھ نہیں لکھا، بلکہ اسی لیے بھی کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعد میں نہ مجھے اور نہ ہی کسی دوسرے کو ایک 13 سال کی اسکول لڑکی کے خیالوں میں کوئی دلچسپی ہوگی۔ پھر بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرا لکھنے کو من کر رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ مجھے اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ میں اپنے دل میں بڑی سبھی باتوں کا بوجھ اتار دوں۔ لوگوں کے بنسبت کاغذ میں زیادہ صبر ہوتا ہے۔ مجھے اس کہاوت کا خیال ایک ایسے دن آیا جب میں کچھ اداس تھی اور اپنے ہاتھوں میں اپنی ٹھڈی رکھے ہوئے گھر پر بیٹھی ہوئی تھی، اکتائی ہوئی اور ڈھیلی ڈالی پڑی اور بے جان سی بنی ہوئی سوچ رہی تھی کہ گھر پر بیٹھی رہوں یا باہر کی طرف جاؤں۔ آخر میں وہیں بیٹھی رہی جہاں پہ میں تھی اور سوچتی رہی۔ ہاں، کاغذ میں سچ مچ لوگوں سے زیادہ صبر ہوتا ہے، اور کیونکہ میرا ایسا کوئی خیال نہیں ہے کہ میں ایک پوری طرح سے ایک بالکل سچی نوٹ بک جسے میں بڑے ناز سے ایک ڈائری کا نام دینے جا رہی ہوں کسی دوسرے کو پڑھنے دوں گی جب تک مجھے کوئی سچا دوست نہیں مل جاتا۔ اسے لکھنے سے یا نہ لکھنے سے شاید کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ اب میں اس بات پر واپس آتی ہوں جس نے ایک ڈائری لکھنے کے لیے میرا حوصلہ بڑھایا۔ پہلی بات یہ کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ اس بات کو میں اور زیادہ صفائی کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ کوئی یقین نہیں کرے گا کہ ایک 13 سال کی لڑکی اس دنیا میں بالکل اکیلی ہے، اور میں اکیلی نہیں ہوں۔ مجھ سے پیار کرنے والے ماں باپ ہیں، اور ایک 100 سالہ بہن ہے، اور تقریباً 30 لوگ ہیں جنہیں میں دوست کہہ سکتی ہوں۔ میرا ایک کنبہ ہے، پیاری پیاری خالائیں اور ایک اچھا سا گھر ہے۔ نہیں، ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس ہر چیز ہے میرے ایک سچے دوست کے سوا۔ جب میں دوستوں کے ساتھ ہوتی ہوں تو صرف ایک بات جو میں سوچتی ہوں وہ موج مستی کی ہوتی ہے۔ میرا من نہیں مانتا کہ میں ان کے ساتھ روزانہ کی عام باتوں کے علاوہ کوئی دوسری بات کروں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم اور زیادہ ایک دوسرے کے نزدیک نہیں آ سکتی، یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ دل کی باتیں نہیں کر سکتے، اور یہی بات ایک مسئلہ ہے۔ شاید یہ میری ایک کمزوری ہو سکتی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر اپنے راز کہنے کا بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ کچھ بھی ہو، اس وقت تو ایسا ہی ہے، اور بدقسمتی سے اس کے بدلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں نے ڈائری لکھنی شروع کر دی۔ اپنے جس دوست کا مجھے بہت دیر سے انتظار تھا، اپنے خیالوں میں اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے میں اس ڈائری کو اپنی باتوں کو اس طرح تیزی سے لکھنا نہیں چاہتی جیسے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ڈائری میرے دوست کے روپ میں ہو، اور اس دوست کا نام میں کٹی رکھنے والی ہوں، کیونکہ کوئی بھی آدمی کٹی کو بتائی گئی میری باتوں کا ایک لفظ سمجھ نہیں پائے گا اگر میں انہیں سیدھے ہی لکھنا شروع کر دوں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اگر میں اپنی زندگی کی
एक मुख्तसर तस्वीर उन्हें पेश कर दूं, जबकि ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे वालिद जो उन सबसे प्यारे वालिद थे जिन्हें मैंने कभी देखा हो। उन्होंने मेरी माँ के साथ शादी तब की जब वो 36 साल के थे और वो 25 साल की। मेरी बहन मार्गरेट का जन्म 1926 यानी 1926 में जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में हुआ। मेरा जन्म 12 जून 1929 में 1929 को हुआ। मैं 4 साल की होने तक फ्रैंकफर्ट में रही। मेरे वालिद 1933 में हॉलैंड यानी नीदरलैंड चले गए। मेरी वालिदा एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक सितंबर में उनके साथ हॉलैंड चली गई, जबकि मुझे और मार्गरेट को हमारी नानी के साथ रहने के लिए ईचन जर्मनी का एक और शहर भेज दिया गया। मार्गरेट दिसंबर में हॉलैंड चली गई और उसके पीछे पीछे मैं भी वहां पहुंच गई। जब मुझे मेज़ पर इस तरह पटक दिया गया जैसे मैं मार्गरेट के लिए जन्मदिन का कोई तोहफा थी। मैंने फौरन मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल जाना शुरू कर दिया था। 6 साल की होने तक मैं वहीं पढ़ती रही और फिर मैं पहली क्लास में पहुंच गई। 6ठी क्लास में मेरी टीचर मिसेस कीपर्स थी, जो वहाँ के हेड मिस्ट्रेस थे। साल के आखिर में हम दोनों के आंसू भर आए जब हमने एक दूसरे से शिकस्ता दिल होकर जुदा हुए। 1941 मीन्स 1941 की गर्मियों में मेरी नानी बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। इसीलिए मेरा जन्मदिन बिना किसी खास तकरीब के बीत गया। जनवरी 1942 मीन्स 1942 में नानी का इंतकाल हो गया। कोई नहीं जानता था कि वो मुझे कितना याद आती है और मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ। ये फैसला हुआ कि 1942 के मेरे इस जन्मदिन पर पिछले जन्मदिन की कमी को पूरा कर दिया जाए और तब नानी की शम्मा भी दूसरी शम्माओं के साथ रोशन कर दी गई। हम चारों अब भी ठीक ढंग से रह रहे थे और इस तरह मैं आज की तारीख 20 जून 1942 1942 तक आ पहुंची हूँ, जब मैं अपनी डायरी का रस्मी तौर पर इफ्तिताह करने जा रही हूँ। प्यारी किट्टी, हमारी पूरी क्लास की टांगें कांप रही हैं, जिसकी वजह बिलाशुबा वो आने वाली मीटिंग है जिसमें उस्तादों ने ये तय करना था कि कौन अगली क्लास में जाएगा और किसे पीछे ही रखा जाएगा। आधी क्लास शर्तें लगाने में लगी हुई है। GN और हमारे पीछे बैठे 2 लड़कों पर हंस हंस कर पागल हो रहे हैं। GN और जैकी उस पर, जिन्होंने छुट्टियों के लिए बचाए हुए अपने पैसे दांव पर लगा दिए हैं। सुबह से रात तक यही चलता रहा। तुम पास हो जाओगे? नहीं, मैं नहीं होऊंगा। हाँ, हो जाओगे? नहीं, मैं नहीं होऊंगा। जी की इल्तिजा करते हुए नजरें और मेरे गुस्से से भरे लफ्ज भी इन्हें खामोश नहीं कर पाते। अगर तुम मुझे पूछो तो मैं कहूँगी कि हमारी क्लास में नालायक इतने ज़्यादा हैं कि क्लास में 1/4 पीछे ही रखा जा सकता है। लेकिन उस्ताद, इस धरती पे एक ऐसी अजीब कौम होते हैं जिनके बारे में पूरी तरह से अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता, यानी ये नहीं कहा जा सकता कि वो कब क्या कर दे। मुझे अपनी सहेलियों और अपने बारे में इतनी परेशानी नहीं है। हम पास हो जाएंगे। सिर्फ एक बात जिसके बारे में मुझे यकीन नहीं है वो हिसाब का मजमून है। कुछ भी हो, हम इंतज़ार करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। तब तक हम एक दूसरे से यही कहते रहे हैं कि हिम्मत मत हारो। मैं अपने सभी उस्तादों के साथ बहुत ठीक चल रही हूँ। वो गिनती में कुल 9 हैं, 7 मर्द और 2 औरतें। मिस्टर कीसिंग, वो बूढ़ा दकियानुसी जो हिसाब पढ़ाता है, वो बहुत अरसे से मुझसे नाराज़ था क्योंकि मैं बहुत बोला करती थी। कई बार खबरदार करने के बाद इसने मुझे सज़ा की शक्ल में फालतू होमवर्क दे दिया। एक बातूनी इस मजमून पर लिखने को एक मजमून दे दिया। एक बातूनी इस तरह के मजमून पर भला आप क्या लिख सकते हैं? इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। मैंने ऐसा फैसला कर लिया। मैंने मजमून का मौजू अपनी कॉपी में लिख लिया, इसे अपने बैग में ठूसना और खामोश बैठने की कोशिश की। इस शाम
जब मैं अपना बाकी का होमवर्क ख़त्म कर चुकी थी, मेरी नज़र मजमून वाले इस नोट लिखे हुए सफ़े पर पड़ी। अपने फाउंटेन पेन के सरे को चुबाते हुए मैं इस मजमून पर सोचती रही। कोई भी आदमी लफ्ज़ों के बीच बड़ी बड़ी खाली जगहें छोड़ता हुआ इधर उधर की बातें लिख सकता है, लेकिन होशियारी इस बात में थी कि बोलने की ज़रूरत को साबित करने के लिए ठोस दलीलें पैदा की जाएं। मैं लगातार सोचती रही और फिर अचानक मुझे ये ख्याल आया। मैंने 3 सफ़े लिख दिए जो मिस्टर किसिंग ने मुझे लिखने के लिए दिए थे, और तब मुझे तसल्ली हो गई। मैंने ये दलील दी कि बातें करना एक तालिब इल्म की खासियत होती है, और ये भी लिखा कि इसे काबू में रखने की मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन मैं खुद को इस हाल से कभी ठीक नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी माँ भी मेरे जितना ही बोला करती है। अगरचे मुझे ये ज़्यादा नहीं और आप वायरस में आई हुई आदतों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर किसिंग मेरी दलीलों पर खूब हंसा, लेकिन जब मैं अगले सबक के दौरान फिर से बोलने लगी तो उसने मुझे लिखने को एक नया मजमून दे दिया। इस बार दिया गया मजमून था एक नाकाबिल इस्लाही बातूनी। मैंने लिखकर उसे दे दिया और उसके बाद पूरे 2 सबकों के दौरान मिस्टर किसिंग को शिकायत करने का कोई मौका न मिला, लेकिन आखिरी तीसरे सबक के दौरान वो और ज़्यादा बर्दाश्त न कर सका। एनी फ्रैंक, क्लास में बोलने की सज़ा के तौर पर तुम्हें एक मजमून लिखना है जिसका मौजू होगा कां कां कां, बातूनी लड़की ने कहा। क्लास कह लगाते हुए हंस पड़ी। मुझे भी हंसना पड़ा। अगरचे बातूनी के मौजू पर मैं अपनी पूरी सोचने की ताकत तकरीबन ख़त्म कर चुकी थी, फिर भी अब वक्त था कि मैं इस बारे में कुछ और सोचूं, कोई बुनियादी या नया ख्याल। मेरी सहेली सैनी ने, जो अच्छी नज़में लिख लेती है, उसने पेशकश की कि वो मजमून को शुरू से आखिर तक एक नज़म की शक्ल में लिखने में मेरी मदद करेगी। मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग इस मज़ाहिया मौजू के ज़रिए मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने इस बात को यकीनी बना लिया कि मजाक उल्टा उसी पर पड़े। मैंने अपनी नज़म पूरी कर ली और ये बढ़िया थी। ये एक बतख माँ और एक हंस बाप के बारे में थी, जिनके 3 चूजे थे और जिन्हें बाप ने चोंचे मार मार कर इसीलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो बहुत कां कां कराया करते थे। खुशकिस्मती से मिस्टर किसिंग ने इस मजाक को अच्छे मानों में लिया। इसने क्लास को नज़म पढ़कर सुनाई, साथ साथ अपना तबसरा करते हुए, और ये नज़म कई दूसरे क्लासों को भी सुनाई। तब से मुझे बातें करने की छूट मिल गई और मुझे कोई फालतू होमवर्क भी नहीं दिया गया। इसके बरअक्स मिस्टर किसिंग आजकल लगातार मजाक की बातें करते रहते हैं। तुम्हारी एनी। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूँ आपको नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी है नेल्सन मंडेला ने। याद रहे, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, और यहाँ पे हम सिर्फ उसका एक एक्सट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जनूबी अफ्रीका 3 सदियों से भी ज़्यादा अरसे तक अंग्रेजी राज के मातहत रहा। 1948 से गोरे हुक्मरानों की तरफ से रंग व नस्ल का जालिमाना पॉलिसी अपनाई जाने लगी। इस पॉलिसी के तहत गोरे और काले लोगों को एक दूसरे से अलग अलग रखा जाता था। इन्हें अलग निज़ाम के तहत तालीम दी जाती थी और इन्हें ख़ास इलाकों के अंदर या उनसे बाहर रखा जाता था। अफ्रीका के सिया फार्म काले लोग इस भेदभाव की कड़ी मुखालफत करते थे। आखिर एक लंबी जदोजहद के बाद जमहूरियत के लिए चुनाव हुए, जिसमें नेल्सन मंडेला को जनूबी अफ्रीका का पहला सिया फार्म यानी काले रंग का सदर चुना गया। 10 मई 1994 मीन्स 1994 के दिन मंडेला को सदरी रियासत के तौर पर हलफ दिलाया गया। इस मौके पर मुल्क के काले लोगों के बीच जोश बड़ी खुशियां मनाई गई।
10 मई की सुबह रोशन और साफ थी। पिछले कुछ दिनों से मैं खुशगवार तौर पर दुनिया की अहम शख्सियत और लीडरों से घिरा हुआ था, जो शुरुआती रस्म के मौके पर अपना एहतराम देने के लिए आ रहे थे। इस इब्तिदाई तकरीब की शक्ल में जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर दुनिया के लीडरों का सबसे बड़ा इजलास होने जा रहा था। ये तकरीब रेतीले पत्थर से बने हुए एक गोल घर में हुई, जो प्रिटोरिया में मौजूद बरतानवी इमारतों के बीच बनी हुई एक जगह थी। ये कई दहाइयों से गोरे हुक्मरानों की हुकूमत का मरकज़ रही थी, और अब ये जनूबी अफ्रीका की पहली जमहूरी रंग व नस्ल से पाक सरकार के क़याम के लिए मुख्तलिफ रंगों और कुमों की धनक नुमा इजलास की जगह थी। पतझड़ के इस प्यारे दिन पर मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ था। स्टेज पर मिस्टर डी क्लार्क को सबसे पहले डिप्टी सदर दूम के तौर पर हलफ दिलाया गया। इसके बाद थॉम्बो मिबिकी को डिप्टी सदर अव्वल के तौर पर हलफ दिलाया गया। जब मेरी बारी आई तो मैंने हलफ लिया कि मैं आइन को मानूंगा और इसको बरकरार रखूंगा और अपने आप को जमहूरियत की और लोगों की भलाई के लिए वक्फ करूंगा। यहाँ जुमा हुए मेहमानों और देखने सुनने वाली दुनिया को मैंने कहा, आज हम सब यहाँ अपनी अपनी मौजूदगी से नई आज़ादी को उम्मीद, आन बान और एहतराम दे रहे हैं। एक गैर मामूली इंसान तबाही में से जो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक जारी रही, एक ऐसे समाज का जन्म ज़रूर होना चाहिए जिस पर पूरी इंसानियत फ़ख्र कर सके। बहुत पहले की बात नहीं है जब हमें मुजरिम माना जाता था, लेकिन आज हमें अपनी ही धरती पर दुनिया के मुल्कों की मेज़बानी करने का नायाब हक हासिल हो रहा है। हम अपने सभी बाइज़्ज़त आलिम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे देश के लोगों के साथ मिलकर इस बात में हिस्सा ले रहे हैं जो इंसाफ, अमन और इंसानी वक़ार की एक सांझी जीत है। आखिर हमने अपनी सियासी आज़ादी हासिल कर ली है। हम वादा करते हैं कि हम अपने लोगों को गुर्बत, महरूमी, दुख, मर्द औरत के इम्तियाज़ और दूसरे तफरुकात की लगातार गुलामी से आज़ाद करवाएंगे। ऐसा फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं कि इस खूबसूरत सरजमीन पर एक के हाथों दूसरे पर जुल्म हो। इतनी शानदार इंसानी कामयाबी के ऊपर सूरज कभी गुरूब नहीं होगा। आज़ादी का राज हो, खुदा अफ्रीका पर मेहरबान हो। कुछ पल बाद हम सब ने अपनी आंखें हैरानी के साथ ऊपर को उठा लीं जब जनूबी अफ्रीका के जेट हेलीकॉप्टर और फौजी जहाज यूनियन बिल्डिंगों के ऊपर से एक शानदार तरतीब बनाए हुए पूरे तालमेल के साथ गरजदार आवाज़ करते हुए गुजरे। ये न सिर्फ बिल्कुल सही मंजर और फौजी ताकत का मुजाहरा था, बल्कि जमहूरियत के तयन फौजी वफादारी का मुजाहरा भी, और नई सरकार के लिए जिसका इंतखाब आज़ाद और साफ और शफाफ तरीके से हुआ था। कुछ ही पल पहले जनूबी अफ्रीका की हिफाजती दस्तों और पुलिस के आला जनरलों ने, जो बीते दिनों में मिले रिबनों और मेडलों से सजे थे, मुझे सलूट किया और वफादारी का अहद किया। इस वक्त मुझे ये बात नहीं भूली कि ज़्यादा साल नहीं हुए थे जब इन्होंने मुझे सलूट नहीं करना था, बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लेना था। आखिरकार वी की शक्ल में इम्पाला जट्स की टोली ने जनूबी अफ्रीका के नए झंडे के रंगों वाले काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरी धुएं की पोंछ सी छोड़ते हुए निकल गए। वो दिन मेरे लिए एक निशानी यानी यादगार बन गया जब हमारे दोनों कौमी तराने एक साथ बजाए गए। गोरों का अफ्रीका ख्वाब वाला कौमी तराना और कालों का पुराना जमहूरियत वाला कौमी तराना। अगर इस दिन दोनों तबकों में से किसी को भी इस कौमी तराने का मतलब नहीं आता, जिसको कभी वो हकीर समझते थे, इन्हें जल्दी ही इसके लफ्ज़ ज़बानी याद हो जाएंगे। शुरू के दिन में तारीकी के एहसास से जज्बाती हो गया। 20वीं सदी की पहली दिहाई में खतरनाक एंग्लो बोर वार के कुछ बरसों बाद और मेरे खुद के जन्म से पहले जनूबी अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले लोगों ने आपस में इख्तलाफ ख़त्म कर दिए थे और अपने ही देश के काले चमड़े वाले लोगों के साथ नस्ली इम्तियाज़ का एक निज़ाम खड़ा कर दिया था। वो ढांचा जो उन्होंने तैमीर किया था,
اس نے ایک ایسے بہت ہی سخت اور غیر انسانی سماج کی بنیاد ڈالی جس کو دنیا نے پہلے نہیں جانا تھا۔ اب 20ویں صدی کے آخر دہائی میں اور ایک انسان کے طور پر میری 8ویں دہائی میں وہ نظام ہمیشہ کے لیے بدل گیا تھا، اور اس کی جگہ ایک ایسے نظام نے لے لی جس میں چمڑی کے رنگ کو دھیان میں نہ لاتے ہوئے سبھی لوگوں کے حقوق اور ان کی آزادی کو یقینی بنایا گیا۔ وہ دن میرے ہزاروں لوگوں کی ایسی قربانی کے بعد آیا تھا جس قربانی کو خیال میں بھی نہیں لایا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تکلیفوں اور ان کے حوصلے کی پیمائش کبھی نہیں کی جا سکتی، گویا جس کا بدلہ کبھی چکایا نہیں جا سکتا ہے۔ میں نے اس دن محسوس کیا جیسے کہ میں نے ایسے ہی کئی اور دنوں کو محسوس کیا ہے کہ میں ان افریقی دیش بھگتوں کا صرف ایک نچوڑ ہی تھا جو مجھ سے پہلے ہو چکے تھے۔ اس لمبی اور نیک لڑی کا خاتمہ ہو چکا تھا اور اب میرے ساتھ وہ دوبارہ شروع ہو رہی تھی۔ مجھے اس بات کا دکھ ہو رہا تھا کہ میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے قابل نہیں تھا اور یہ دیکھنے کے قابل نہیں تھے کہ ان کی قربانیاں کیا رنگ لائیں۔ رنگ و نسل کی پالیسی نے میرے دیش کو اور میرے لوگوں کو ایک گہرا اور ہمیشہ رہنے والا زخم دیا ہے۔ ہم سب کو اگر کئی نسلیں نہیں تو کئی سال ضرور اس زخم کو بھرنے میں لگیں گے، لیکن ظلم اور استحصال کی کئی دہائیوں نے انجانے میں ایک دوسرا اثر ڈالا جس نے ہمارے وقت کے اولیور تھامس، والٹر سیسولس، چیف لٹولس، یوسف ڈیڈوس، برم فشرس، رابرٹ سبوکوس جیسے بہت زیادہ ہمت والے، عقلمند اور فراخ دل والے لوگ پیدا کیے جن کے جیسا شاید پھر کبھی کوئی دکھائی نہیں دے گا۔ شاید ایسے اونچے کردار کے لوگوں کو پیدا کرنے کے لیے ظلم کی ایسی ہی گہرائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا ملک معدنیات اور جوہروں سے بھرا پڑا ہے جو اس کی دھرتی کے نیچے دبے پڑے ہیں، لیکن میں نے سدا یہ جانا ہے کہ اس کی سب سے بڑی دولت اس کے لوگ ہیں، سچے جوہر سے بھی زیادہ سچے اور اصلی۔ جدوجہد کے دوران انہی ساتھیوں سے میں نے ہمت کے معنی سیکھے ہیں۔ کئی بار میں نے مردوں اور عورتوں کو جوخم اٹھاتے ہوئے اور ایک اصول کے لیے اپنی جانیں دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے لوگوں کو حملوں کا سامنا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور بنا ٹوٹے اپنی طاقت اور لچیلے پن کا ایک ایسا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے جس کو خیال میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہمت کا مطلب ڈر کا نہ ہونا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈر پر جیت حاصل کرنا۔ بہادر آدمی وہ نہیں ہوتا جو ڈرتا نہیں ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو ڈر پر جیت حاصل کر لیتا ہے۔ کوئی بھی کسی دوسرے آدمی سے اس کی چمڑی یا اس کی وراثت یا اس کے مذہب کی وجہ سے نفرت کرتا ہوا پیدا نہیں ہوتا۔ لوگوں کو نفرت کرنا سیکھنا ہوتا ہے۔ اگر وہ نفرت کرنا سیکھ سکتے ہیں تو ان کو پیار کرنا بھی سکھایا جا سکتا ہے، کیونکہ پیار انسان کے دل میں نفرت کے مقابلے میں زیادہ قدرتی طور پر گھر کر لیتا ہے۔ جیل میں رہنے کے دوران میں بہت زیادہ اداسی بھرے موقعوں پر بھی جب میرے ساتھیوں کو اور مجھے تقریب کی حد تک پہنچایا جاتا تھا تو میں نے اپنے ایک پہرے دار میں انسانیت کی دھیمی چمک دیکھی، شاید ایک پل کے لیے ہی، لیکن مجھے یہ بھروسہ دلانے کے لیے اور میری تحریک کو جاری رکھنے کے لیے یہ کافی تھا۔ انسان کی نیکی ایک ایسے شعلے کی طرح ہوتی ہے جس کو چھپایا جا سکتا ہے لیکن کبھی بجھایا نہیں جا سکتا۔ زندگی میں ہر انسان کو دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک اپنے کنبے کی جانب، اپنے ماں باپ کی جانب، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی جانب، اور دوسری ذمہ داریاں اس کے لوگوں کے، اور دوسری ذمہ داریاں اس کے لوگوں، اس کے سماج اور اس کے دیش کے تعین ہوتی ہیں۔ ایک سول اور انسانی سماج میں ہر انسانی اپنی ذمہ داریاں اپنی رغبت، شوق اور قابلیت کے مطابق نبھانے کی قابل ہوتا ہے، لیکن جنوبی افریقہ جیسے دیش میں میرے جیسے رنگ اور جنم کے انسان کے لیے تقریباً ناممکن تھا کہ وہ اپنی دونوں ذمہ داریاں نبھا سکتا۔ جنوبی افریقہ میں سیاہ فام یعنی کالے رنگ کا آدمی اگر انسان کی طرح رہنے کی کوشش کرتا تو اسے سزا ملتی تھی اور اس کو قیدی بنا کر دوسرے لوگوں سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ جنوبی افریقہ میں اگر ایک آدمی اپنے لوگوں کے تعین فرض نبھانے کی کوشش کرتا تو اسے ضرور طور پر اپنے کنبے اور گھر سے نکلنے پر
एक अलग थलग छुप छुप कर फीकी सी और बगावत वाली ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाता था। शुरू में मैंने अपने लोगों को और अपने कुंबों को बढ़कर रखने का मन नहीं बनाया था, लेकिन अपने लोगों की खिदमत करने की कोशिश में मुझे ये महसूस हुआ कि मैं एक बेटे, एक भाई, एक बाप और एक शौहर की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाने से रोका जा रहा था। मैं आज़ादी की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था। मैं हर तरह से आज़ाद पैदा हुआ था। जैसे कि मैं जानता था, अपनी माँ के झोंपड़े के पास खेतों में दौड़ने के लिए आज़ाद, गाँवों से बहती हुई साफ पानी की नदी में नहाने की आज़ादी, तारों के नीचे मक्की के दानों में बोने की आज़ादी, धीरे धीरे चलने वाले चूड़ी पे वाले बेलों पर सवारी करने की आज़ादी। जब तक मैं अपने बाप का हुक्म और अपने कबीले की रस्मों को मानता रहा, मुझे इंसान या खुदा का कानून कोई तकलीफ नहीं देता था। सिर्फ तभी जब मुझे ये मालूम हुआ कि मेरे लड़कपन की आज़ादी एक वहम थी, जब एक नौजवान की हैसियत से मैंने पाया कि मेरी आज़ादी पहले ही मुझसे छीन ली गई थी, तो इस आज़ादी की भूख मेरे अंदर पैदा होनी शुरू हो गई। शुरू में एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहता था। रात को घर से बाहर रहने की आर्जी आज़ादी, अपनी मर्जी की चीज़ें पढ़ने की आज़ादी और जहाँ जी चाहे वहाँ घूमने की आज़ादी। बाद में जोहान्सबर्ग में एक नौजवान की हैसियत से इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने के लिए, बुनियादी और वक़ार वाली आज़ादी के लिए मैं तरसने लगा। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि न सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई और बहनें भी आज़ाद नहीं थे। मैंने ये देखा कि न सिर्फ मेरी ही आज़ादी को रोक लगाई गई थी, बल्कि हर उस शख्स की आज़ादी पर पाबंदी लगाई गई थी जो देखने में मुझ जैसा था, यानी काला था। यही वक्त था जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया, और तब जब लोगों की आज़ादी के लिए मेरी भूख और बढ़ गई। ये मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे लोग अपनी ज़िंदगी वक़ार और इज़्ज़त से गुजारें। इससे मेरी ज़िंदगी में जान आ गई और इसी से एक डरपोक आदमी बहादुर आदमी में तब्दील हो गया। इसने एक कानून मानने वाले वकील को मुजरिम बनने पर मजबूर किया और एक कुंबे से प्यार करने वाला खाउंद को बेघर आदमी में बदल दिया। मैं अपने साथ वाले किसी भी आदमी से ज़्यादा भला नहीं हूँ और ना ही ज़्यादा अपने आप को कुर्बान करने वालों में से हूँ, लेकिन मैंने पाया कि मैं छोटी और महदूद किस्म की आज़ादी का भी मज़ा नहीं ले सकता जिसकी मुझे इजाज़त दी गई थी। जब इस बात का पता चल गया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं थे, आज़ादी को तकसीम नहीं किया जा सकता था। मेरे किसी एक आदमी पर पड़ी हुई जंजीरें गोया सब पर पड़ी हुई जंजीरें थी, और मेरे तमाम लोगों की जंजीरें मेरी जंजीरें थी। मैं जानता था कि जुल्म करने वाले को आज़ाद करने की इतनी ही ज़रूरत होती है जितना कि जुल्म सहने वाले को। एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी छीन लेता है, वो नफरत का कैदी होता है। वो तासुब और तंग नज़री की सलाखों के पीछे कैद होता है। अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ, तो मैं सच्चे तरीके से आज़ाद नहीं हूँ। जैसे कि मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाए तो मैं यकीनन आज़ाद नहीं रहूँगा। जालिम और जुल्म करने वाला दोनों यकसान तौर पर इंसानियत से दूर हो जाते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो करना। मिलता हूँ आपको नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोज नंबर 5, द सर्मन एट बनारस। द सर्मन एट बनारस लिखी है बैची रेनशाह ने। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध 563 BC to 483 BC ने अपनी ज़िंदगी एक शहजादे सिद्धार्थ गौतम की हैसियत से शुमाली हिंदुस्तान में शुरू की। 12 साल की उम्र में इसे हिंदू धर्म के ग्रंथों का मुताला करने के लिए भेजा गया, और 4 साल के बाद वो एक शहजादी से शादी करने के लिए घर लौट आया। उनका एक बेटा हुआ और उसने शाही खानदान में 10 साल तक शाही रवाजों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। करीब 25 साल की उम्र में वो शिकार के लिए बाहर गया। तब तक शहजादे को दुनिया के दुखों से बचा कर रखा गया था। अब अचानक उसे एक बीमार आदमी, फिर एक बूढ़ा आदमी और फिर एक जनाजा जाते हुए दिखाई दिया, और आखिर में
अचानक इससे एक भिक्षु मिला जो भीख मांग रहा था। इन मनाजिर ने इस पर इतना असर डाला कि वो जल्दी ही एक भिखारी बन गया और इन दुखों के बारे में जो इसने देखे थे ज्ञान हासिल करने के लिए बाहर दुनिया में निकल पड़ा। वो 7 साल तक इधर उधर घूमता रहा और आखिर एक अंजीर के पेड़ के नीचे बैठ गया और इसने ज्ञान हासिल होने तक वहीं बैठे रहने का इरादा कर लिया। 7 साल के बाद ज्ञान हासिल होने पर इसने इस दरख्त का नाम बोध दरख्त रखा। बोध दरख्त मतलब अकल का दरख्त। और अपनी समझ में आई हुई नई बातें लोगों को बतानी और समझानी शुरू कर दी। तब वो बुद्ध जगा हुआ या ज्ञानी हुआ आदमी कहलाया जाने लगा। बुद्ध ने अपनी पहली तकरीर बनारस के शहर में कि जो गंगा नदी पर वाक़ा नहाने के घाटों में सबसे मुतबरक जगह है, उस तकरीर को महफूज करके रखा गया और इसे यहाँ लिखा जा रहा है। ये समझ में न आने वाले दुखों के बारे में बुद्ध की दानाई को जाहिर करती है। किस्सा गौतमी का एक लौता बेटा था जो मर गया। गमगीन होकर उसने अपने मरे हुए बेटे को उठाया और इसे लेकर अपने तमाम पड़ोसियों के पास गई और उनसे बेटा जिंदा करने की दवा मांगी। तो लोगों ने कहा वो अपने होश खो बैठी है, लड़का तो मर गया है। आखिर किस्सा गौतमी एक आदमी से मिली जिसने इसे इल्तिजा या गुजारिश का जवाब दिया, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए दवाई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक हकीम को जानता हूँ जो ऐसा कर सकता है। और इस औरत ने कहा, मेहरबानी करके मुझे बताइए जनाब कि वो कौन है। और आदमी ने जवाब दिया, शिलिया मुनि, बुद्ध के पास जाओ। किस्सा गौतमी उल्टे पांव लौटी और बुद्ध के पास पहुंची और चिल्लाई, मुझे ऐसी दवा दीजिए कि जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। बुद्ध ने जवाब दिया, मुझे एक मिट्टी भर सरसों के बीज चाहिए। और जब औरत ने खुशी से यह लाने का वादा किया तो बुद्ध ने कहा, सरसों का बीज इसी घर से लिया जाना होगा जिस घर में किसी का कोई बच्चा, शौहर, माँ बाप या दोस्त न मरा हो। बेचारी किस्सा गौतमी घर घर गई और लोगों ने इस पर तरस खाया और कहा, ये है सरसों का बीज, ले लो। लेकिन जब उसने पूछा कि तुम्हारे घर में किसी बेटे, बेटी या माँ में से किसी की मौत हुई है, तो उन्होंने इससे जवाब दिया, अफसोस जिंदा बहुत कम है और मरे बहुत ज़्यादा हैं। हमें अपनी इंतहाई गहरे गम याद न दिलाओ। और ऐसा कोई भी घर नहीं जिसमें किसी प्यारे की मौत न हुई हो। किस्सा गौतमी थक गई और नाउम्मीद हो गई और रास्ते के किनारे बैठकर शहर की रोशनियों को देखती रही। वो टिमटिमा रही थी और फिर बुझ गई। आखिर रात का अंधेरा हर तरफ छा गया और इंसान की किस्मत के बारे में सोचने लगी कि इनकी जिंदगियां भी इसी तरह टिमटिमाती हैं और फिर बुझ जाती हैं। और फिर वो अपने मन में सोचने लगी, मैं अपने गम में कितनी खुदगर्ज हो गई हूँ। मौत तो सबके लिए बराबर है, फिर भी इस संसान वादी में एक रास्ता है जो ऐसे इंसान को लाफानियत हमेशा जिंदा रहने की तरफ ले जाता है जिसने सारी खुदगर्जी छोड़ दी हो। बुद्ध ने कहा, मिट जाने वालों यानी मरने वालों की जिंदगी इस दुनिया में मुश्किलात से भरी हुई है, मुख्तसर है और दर्द से भरी हुई है, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जिससे वो लोग जो पैदा हुए हैं मौत से बच सकें। बुढ़ापे तक पहुंचने के बाद मौत है। जानदार चीज़ों की यही फितरत है। जैसे पके हुए फलों के गिरने का ज़्यादा खतरा होता है, इसी तरह से मिट जाने वाली यानी फ़ानी चीज़ें जब पैदा होती हैं तो इन्हें हमेशा मौत का खतरा होता है। जैसे कि कुम्हार के बनाए हुए सभी मिट्टी के बर्तनों का खात्मा आखिर टूटने में होता है, मिट जाने वालों यानी फ़ानी इंसानों की ज़िंदगी भी ऐसी ही है। दोनों जवान और बूढ़े, दोनों बेवकूफ़ और अक्लमंद, सबको मौत की ताकत जकड़ी हुई है और सब मौत के शिकंजे में हैं। उन लोगों में से जो मौत के शिकंजे में आने की वजह से जिंदगी से रवाना हो जाते हैं, एक बाप अपने बेटे को बचा नहीं सकता, न ही एक
رشتے دار اپنے رشتے داروں کو بچا سکتا ہے۔ سوچئے، جب رشتے دار دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ماتم کر رہے ہوتے ہیں اور مرے ہوئے لوگوں کو ایک ایک کر کے لے جایا جا رہا ہوتا ہے، ایک بیل کی طرح جسے کاٹنے کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے، اسی طرح دنیا موت اور زوال کے اثر میں ہے۔ اسی لیے دنیا کی شرائط کو جاننے والے عقل مند ماتم نہیں کرتے۔ نہ رونے سے اور نہ ماتم کرنے سے دل کا سکون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے الٹ ماتم کرنے والے کا درد اور بھی بڑھ جائے گا اور اس کا جسم اذیت میں مبتلا ہو جائے گا۔ وہ خود کو بیمار اور پیلا کر لے گا، پھر بھی رونے دھونے سے مرے ہوئوں کو بچا نہیں سکے گا۔ جس کو چین یعنی سکون کی تلاش ہے، اسے ماتم، شکایت اور غم کا تیر دل سے نکال پھینکنا چاہیے۔ وہ آدمی جس نے اس تیر کو نکال دیا ہو اور شانت ہو گیا ہو، اسی کو دل کا چین حاصل ہوگا۔ جس نے تمام دکھوں پر قابو پایا، وہ دکھوں سے آزاد ہو جائے گا اور وہی سکھی خوش قسمت ہوگا۔ آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ہاں چینل پہ نئے ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ملتا ہوں آپ کو نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، بائے بائے ایوری ون۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں پروز نمبر 6 جس کا نام ہے پاپا چیز مات۔ پاپا چیز مات لکھی ہے ارندھتی رائے نے۔ ڈیئر ویورز، ارندھتی رائے کی فیمس ناول دا گاڈ آف اسمال تھنگس کا ایک ایکسٹریکٹ ہے پاپا چیز مات۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ ماما جی نے اس کے فوراً بعد سے تجارتی طور پر آچار بنانے کا کام شروع کر دیا تھا جب پاپا جی دلی میں سرکاری نوکری سے ریٹائر ہو گیا اور آئمن میں رہنے کے لیے آ گیا تھا۔ کوٹائم بائبل سوسائٹی ایک میلہ لگانے جا رہی تھی اور انہوں نے ماما جی سے کہا کہ وہ ان کے لیے اپنی کچھ کیلے والی چٹنی اور کچے آموں والا آچار بنا دے۔ یہ بہت جلد ہی بک گیا اور ماما جی نے دیکھا کہ اسے اتنے زیادہ آرڈرز ملنے لگے تھے کہ جنہیں وہ پورا بھی نہیں کر پاتی تھیں۔ اپنی کامیابی سے بہت خوش ہو کر اس نے آچار اور چٹنی بنانے کا کام کو جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور جلدی ہی اس نے دیکھا کہ وہ پورا سال بھر مشغول رہنے لگی۔ جہاں تک پاپا جی کا تعلق تھا، وہ اپنے ریٹائر ہو جانے کی بدنامی کا سامنا کرنے میں دقت محسوس کر رہا تھا۔ وہ عمر میں ماما جی سے 17 سال بڑا تھا اور اسے یہ محسوس کرتے ہوئے صدمہ ہوتا تھا کہ اب وہ ایک بوڑھا آدمی ہو گیا تھا جبکہ اس کی بیوی ابھی اپنی پوری جوانی میں تھی۔ حالانکہ ماما جی کی آنکھوں کی سفیدی والا حصہ سپے کی طرح سکڑتا جا رہا تھا اور وہ پہلے ہی تقریباً پوری طرح سے اندھی ہو چکی تھی۔ پاپا جی آچار بنانے میں اس کی کوئی مدد نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ آچار بنانا ایک اونچے رتبے والے سابقہ سرکاری افسر کے لیے کوئی واجب کام نہیں مانتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی جلن رکھنے والا آدمی رہا تھا، اسی لیے اس سے اس احترام پر بہت غصہ آنے لگا تھا جو اس کی بیوی کو اچانک ملنے لگا تھا۔ وہ بہت بڑھیا ڈھنگ سے سلے ہوئے اپنے کپڑے پہنے آنگن میں سستاتا رہتا، لال مرچ اور تازہ پیسی ہوئی ہلدی کے ڈھیروں کے گرد روٹا سا چکر کاٹتا رہتا۔ ماما جی کو نیمبو اور کچے آم خریدتے ہوئے، تولتے ہوئے، ان میں نمک ملاتے ہوئے اور انہیں سکھاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ ہر رات وہ اسے ایک پیتل کے بنے پھولدان کے ساتھ پیٹا کرتا۔ یہ پٹائیاں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ایک رات پاپا جی نے ماما جی کے وائلن کی کمان کو توڑ ڈالا اور اسے دریا میں پھینک دیا۔ تب چاکو پاپا جی کا بیٹا گرمی کی چھٹیوں کے لیے آکسفورڈ سے گھر آیا ہوا تھا۔ وہ ایک بڑا آدمی بن چکا تھا اور ان دنوں بالیل آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک کالج کی طرف سے کشتی چلانے کے مقابلے میں حصہ لینے کی وجہ سے کافی طاقتور ہو گیا تھا۔ اپنے آنے کے ایک ہفتے بعد اس نے پڑھائی والے کمرے میں پاپا جی کو ماما جی کو پیٹتے ہوئے دیکھا۔ چاکو لمبے قدم لیتے ہوئے کمرے میں جا گھسا، پاپا جی کے پھولدان والے ہاتھ کو پکڑ لیا اور اسی ہاتھ کو اسی کے پیٹ کے پیچھے کی طرف کھینچتے ہوئے مروڑ دیا۔ میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ دوبارہ کبھی ایسا ہو، اس نے اپنے باپ سے کہا۔ کبھی بھی نہیں۔ تب باقی بچے دن بھر کے لیے پاپا جی برآمدے میں بیٹھا رہا اور پتھر سا بنا ہوا باہر سجاوٹی والے
बाग की तरफ देखता रहा, खाने की इन प्लेटों की तरफ ध्यान न देता हुआ जो कोचू मारिया उसके लिए लेकर आई। रात को देर गई वो अपने पढ़ने वाले कमरे में चला गया और उसने महोगनी लकड़ी की बनी हुई अपनी मनपसंद कुर्सी बाहर निकाली। उसने इसे सहन वाले रास्ते के बीच में रखा और इसे एक प्लम्बर चौड़ीदार रेंच से चोटे मार मार कर तोड़ दिया और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर डाले। इसने इसे वहीं चांद की रोशनी में छोड़ दिया जो पॉलिश की हुई तीलियों और टूटी फूटी लकड़ियों का एक ढेर लग रहा था। उसने दोबारा मामाची को फिर कभी न छुआ, लेकिन जितनी देर वो जिंदा रहा उसने कभी इससे बात तक नहीं की। जब उसे किसी चीज की जरूरत होती तो वो कोचू मारिया या बेबी कोचामा को बचोलियों के रूप में इस्तेमाल किया करता। शाम के वक्त जब वो जानता था कि मिलने वालों का आना मुमकिन हो सकता है तो वो बरामदे में बैठ जाता और अपनी कमीजों पर बटन सिलने लगता जो कि वहां पहले से ही लगे होते थे। ये ख्याल पैदा करने के लिए कि मामाची उसकी कोई परवाह नहीं करती थी। कुछ हद तक वो कामकाजी औरतों के बारे में आईमेनम के बाशिंदों में दिमाग में गलत ख्याल पैदा करने में कामयाब हो ही गया। पापाची ने हल्के पीले रंग की एक प्लाईमाउथ गाड़ी मुन्नार में रहने वाले एक बूढ़े अंग्रेज से खरीद ली। आईमेनम में वो एक जाना पहचाना नजारा बन गया। अपनी चौड़ी कार में तंग सी सड़क के ऊपर बड़ी ठार से सवारी करता हुआ, बाहर से देखने में शानदार लेकिन अपनी ऊनी पोशाक के अंदर बुरी तरह पसीना बहाता हुआ, वो मामाची या अपने कुंबे में किसी भी दूसरे आदमी को इसे इस्तेमाल करने नहीं देता था या इसमें बैठने भी नहीं देता था। ये प्लाईमाउथ पापाची के पास बदला लेने की एक चीज थी। पापाची पूसा इंस्टीट्यूट में एक इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट था। आज़ादी के बाद जब अंग्रेज चले गए तो इस अहदे का नाम इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट से बदलकर जॉइंट डायरेक्टर महकमा एंटोमोलॉजी कर दिया गया। जिस साल वो रिटायर हुआ वो तरक्की करके डायरेक्टर के अहदे तक पहुंच चुका था। इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसे ये रहा था कि वो पतंगा या परवाना जिसकी नस्ल की खोज उसने की थी, इसका नाम इसके ही नाम पर नहीं रखा गया था। इसकी नौकरी वाले दिनों के दौरान एक शाम जब वो खेत में लंबे दिन भर के काम के बाद रेस्ट हाउस के बरामदे में बैठा हुआ था तो ये पतंगा उसके शराब वाले प्याले में आ गिरा था। जब उसने इसे पकड़कर बाहर निकाला तो इसने पतंगे के पीछे वाले हिस्से के बालों के गुच्छों को गैर मामूली तौर पर घना पाया। इसने इससे और ज्यादा गौर से देखा। बढ़ते हुए जज्बे के साथ इसने इसे टांग दिया, इसकी पैमाइश की और अगली सुबह इसे कुछ घंटों के लिए धूप में छोड़ दिया ताकि इसमें से शराब की नमी उड़ जाए। फिर इसने दिल्ली जाने वाली पहली गाड़ी पकड़ी, ये उम्मीद करते हुए कि दर्जा बंदी करने वाले साइंसदान की शक्ल में उससे शोहरत हासिल होगी। परेशानी भरे 6 नाकाबिल बर्दाश्त महीनों के बाद पापाची को गहरी नाउम्मीदी हुई जब उसे ये बताया गया कि आखिर में उसके पतंगे को एक बहुत जाने पहचाने दर्जे के पतंगों में से थोड़ी सी गैर मामूली नस्ल वाले पतंगे के तौर पर पहचाना गया था, जो कि लेमन ट्रायरी के गर्म तरीन इलाकों में रहने वाली नस्ल से ताल्लुक रखता था। असली झटका 12 साल बाद लगा, जो साइंसी दर्जाबंदी को फिर से बदल कर कायम करने का नतीजा था। पतंगों के बारे में माहिर साइंसदानों का ये फैसला आया कि पापाची वाला पतंगा शायद अलग नस्ल का पतंगा था और एक ऐसी जिन्स थी जिसका अभी तक साइंस को पता नहीं था। तब तक बिला शक पापाची रिटायर हो चुका था और आइमेनियम में जाकर रहने लगा था। अब इतनी देर हो चुकी थी कि वो इस खोज पर अपना दावा नहीं कर सकता था। इसके पतंगे का नाम महकमा हशरियात के कायम डायरेक्टर के नाम पर रख दिया गया, जो कि एक जूनियर ऑफिसर था और जिसे पापाची हमेशा से ही नापसंद करता था। आने वाले सालों में अगरचे वो अपनी खोज के बहुत पहले के वक्त से ही बदमिजाज रहा था, इसके खौफनाक भूरे रेशेदार पिछले हिस्से वाले गैर मामूली गुच्छों का तस्वर उस घर में घूमता रहता जहां वो कभी कभार रहता था। ये इसे अजियत देता रहता, इसके बच्चों को और इसके बच्चों के बच्चों को। इस दिन तक जब उसकी मौत हुई, आइमेनियम के दम घुटने वाली गर्मी के दिनों में भी पापाची हर रोज साफ सुथरा 3 पीस सूट
पहना करता और अपनी सोने की जैसी घड़ी लटकाया करता। इसके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक अतर वाली शीशी पड़ी होती और चांदी के कंघी के बगल में इसने अपनी जवानी के दिनों वाला एक फोटो रखा होता, जिसमें इसने अपने बाल तेल लगाकर चिपका रखे थे। और इसका ये फोटो वीना के एक फोटोग्राफर के स्टूडियो में लिया गया था, जहां उसने 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स किया था, जिसकी वजह से वो इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट के अहदे के लिए अर्जी देने के काबिल हो गया था। इन्हीं कुछ महीनों के दौरान था कि मामाची ने वायलिन बजाने में अपनी शुरुआत सबक लिए थे। इन असबाब को एकदम अचानक बंद कर दिया गया जब मामाची के उस्ताद वॉन्स्की टाइफनथल ने पापाची को यह बताने की गलती कर दी कि उसकी बीवी गैर मामूली काबिलियत रखती थी और उसके ख्याल में वो मौसीकी के महफिलों में हिस्सा लेने की भी काबिलियत रखती थी। मामाची ने कुंबे की फोटो एल्बम में इंडियन एक्सप्रेस में से एक कटिंग लेकर चिपका दी, जिसमें पापाची की मौत की खबर छपी हुई थी। इसमें लिखा था, मशहूर एंटोमोलॉजिस्ट जनाब बीनॉन जॉन इप्पे, जो हाइमेनियम के मरहूम ई जॉन इप्पे के बेटे थे, जिन्हें आमतौर पर पुन्यन कुंजू के नाम से जाना जाता था, एक जोरदार दिल के दौरा पड़ने की वजह से कल रात कोट्टयम के जनरल अस्पताल में इंतकाल फरमा गए। इन्हें सुबह तकरीबन 1:05 पर छाती में दर्द उठा और इन्हें जल्द अस्पताल पहुंचा दिया गया। सुबह 2:45 पर वो इंतकाल फरमा गए। मोहतरम ईपी की सेहत पिछले 6 महीने से ठीक नहीं रह रही थी। अपने पीछे वो अपनी बीवी सुषमा और 2 बच्चे छोड़ गए हैं। पापाची की आखिरी रस्म के वक्त मामाची रोती रही और इसके कंटेक्ट लेंस उसकी आंखों में इधर उधर सरकते रहे। अम्मू ने दोनों जुड़वा बच्चों को बताया कि मामाची ज्यादा इसलिए रो रही थी कि वो पापाची की आदी हो चुकी थी, इसलिए नहीं रो रही थी कि वो उसे बहुत प्यार करती थी। वो उस बात की आदी हो चुकी थी कि पापाची अचार बनाने वाली फैक्ट्री में इधर उधर सुस्ताता रहे और इस बात की कि उसकी कभी कभी पिटाई होती रहे। अम्मू ने कहा कि आदमजात आदत बना लेने वाली होशियार अशिया होते हैं और ये हैरान कौन था कि वो कैसी कैसी चीज़ों की आदी हो जाते हैं। आपको सिर्फ अपने इर्द गिर्द देखने की ज़रूरत होती है। अम्मू ने कहा, ये देखने के लिए कि पीतल के फूलदान से होने वाली पिटाइयाँ इन चीज़ों में सबसे मामूली बात होती हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो करना। मिलता हूँ आपको नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को शुरू करने से पहले हम मर्चेंट ऑफ वेनिस के मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस प्ले का मेन कैरेक्टर है एंटोनियो। एंटोनियो का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है बसेनियो और ये दोनों दोस्त वेनिस में रहते हैं। वेनिस में एक और शख्स रहता है जिसका नाम होता है शाइलॉक। शाइलॉक एक ज्यूइश मनी लेंडर होता है और इस प्ले का मेन विलन भी है। बसेनियो की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है पोर्शिया। पोर्शिया बेलमोंट में रहती है। बसेनियो का एक और दोस्त होता है जिसका नाम होता है लॉरेंजो और पोर्शिया की एक सर्वेंट होती है जिसका नाम होता है नरेसा। नरेसा का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है लॉरेंजो। शाइलॉक की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है जेसिका। इस प्ले में कुछ और छोटे कैरेक्टर्स हैं जैसे द प्रिंस ऑफ मोरक्को, द प्रिंस ऑफ ओरेगन, द ड्यूक ऑफ वेनिस एंड बाल्थसार। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का एक फेमस प्ले जिसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये प्ले एक ट्रेजिक कॉमेडी है। 1623 मीन्स 1623 में पब्लिश करवाया गया था। ये एक 5 एक्ट प्ले है और इसकी सेटिंग रखी गई है इटाली के 2 शहरों में। एक शहर का नाम है वेनिस और दूसरे का नाम है बेलमोंट। प्ले की शुरुआत होती है इटली की एक शहर वेनिस से, जहां पे बसेनियो नाम का एक शख्स रहता था। बसेनियो एक शरीफ आदमी होता है लेकिन इसके पास पैसे नहीं होते हैं। पैसे लेने के लिए ये अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम होता है एंटोनियो। जब बसेनियो एंटोनियो से मिलता है और पैसे मांगता है तो एंटोनियो कहता है कि मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। एंटोनियो कहता है कि मेरे पास जितने पैसे थे वो मैंने शिप्स पे लगा दिए हैं, क्योंकि मुझे दूसरे मुल्कों से माल मंगवाना है शिप्स के द्वारा।
एंटोनियो बसेनियो को साथ में ये भी कहता है कि तुम मेरे नाम पे इस शहर यानी वेनिस में किसी से भी मेरे नाम पे पैसा उधार मांग लो, फिर जैसे ही मेरे शिप्स वापस आएंगे तो मैं आपका उधार वापस। बसेनियो को पैसा क्यों चाहिए था? बसेनियो को पैसे इसलिए चाहिए था क्योंकि वो कुछ तोहफे देना चाहता था, कुछ गिफ्ट्स देना चाहता था एक लड़की को जिसका नाम होता है पोर्शिया। बसेनियो पोर्शिया से बहुत ज्यादा प्यार करता था। बसेनियो का प्यार वन साइडेड था। पोर्शिया को गिफ्ट देने के लिए बसेनियो के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने एंटोनियो से पैसे उधार मांग लिए। वेनिस सिटी के नजदीक एक और सिटी होती है जिसका नाम होता है बेलमोंट, और पोर्शिया बेलमोंट में ही रहती है। पोर्शिया बेलमोंट की एक प्रिंसेस होती है। पोर्शिया की एक नौकरानी होती है जिसका नाम होता है नरेसा। पोर्शिया अपनी नौकरानी नरेसा को कहती है कि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। पोर्शिया कहती है कि मेरे बाप ने मेरी शादी को लेके एक बड़ी खतरनाक शर्त रखी है। पोर्शिया के बाप ने पोर्शिया की शादी को लेके एक विल बनाई थी। विल में बताया गया था कि जो भी पोर्शिया से शादी करना चाहता हो उसे एक पहेली मीन्स एक पजल सॉल्व करना होगा। पहेली क्या है? पहेली है 3 रंग के संदूक जिनका रंग है गोल्ड, सिल्वर और लेड। ये 3 संदूक यानी कास्केट, इसमें से जो भी पोर्शिया से शादी करना चाहता हो वो सही संदूक चूज करे। पोर्शिया जब अपनी नौकरानी से बात कर रही थी तो वो उसे कहती थी कि मैंने तो अब शादी की उम्मीद ही छोड़ दी है, क्योंकि पोर्शिया को लगता था कि दुनिया में ऐसा कोई शख्स ही नहीं होगा जो इस पहेली को हल कर सके। लेकिन पोर्शिया की नौकरानी उसे हमेशा दिलासा देती थी कि कोई ना कोई आएगा जो इस पहेली। वेनिस में बसेनियो ने एक शख्स को ढूंढ लिया जो उसको पैसे उधार देगा, वो भी एंटोनियो की गारंटी पे। इस शख्स का नाम होता है शाइलॉक। शाइलॉक एक जीविश मनी लेंडर होता है। शाइलॉक लोगों को सूद पे पैसे उधार देता था। शाइलॉक एंटोनियो का बिजनेस राइवल भी था। शाइलॉक एंटोनियो की बिजनेस की तरक्की को देखे बहुत जलता था, इसीलिए शाइलॉक ने पैसे देने के लिए एक अजीब सी शर्त रखी कि अगर बसेनियो ने 3 महीने के अंदर पैसे वापस नहीं लौटाए तो वो एंटोनियो मीन शाइलॉक एंटोनियो के जिस्म से कहीं पे भी एक जिस्म का टुकड़ा काट सकता है। बसेनियो बहुत हैरान हो गया, लेकिन एंटोनियो जल्दी मान गया क्योंकि एंटोनियो बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि उसके शिप्स समंदर से जल्दी वापस आएंगे और ये उसके पैसे 3 महीने के अंदर। उधर बेलमोंट में बहुत सारे शहजादे पोर्शिया से शादी करने के लिए प्रस्ताव दे रहे थे। जैसे सबसे पहले आया था प्रिंस ऑफ मोरक्को। प्रिंस ऑफ मोरक्को ने कोशिश तो की पहेली सुलझाने की, लेकिन वो नाकाम हो गया। उसने गोल्ड कलर का कास्केट चुन लिया और वो नाकाम हो गया। वेनिस शहर में बसेनियो का एक और दोस्त होता है जिसका नाम होता है लोरेंजो। लोरेंजो का चक्कर चल रहा होता है शाइलॉक की बेटी जिसका नाम होता है जेसिका के साथ चल रहा होता है। जब लोरेंजो को बसेनियो का किस्सा पता चल गया तो लोरेंजो ने जेसिका को भगाने का प्लान बना लिया। एक रात जेसिका ने अपने बाप मीन्स शाइलॉक का बहुत सारा पैसा जमा कर लिया और अपने बॉयफ्रेंड मीन्स लोरेंजो के साथ भाग गए और बेलमोंट में सेटल हो गए। इसी दौरान प्रिंस ऑफ ओरेगन भी पोर्शिया से शादी करने के लिए आए, लेकिन वो भी फेल हो गए क्योंकि उन्होंने सिल्वर कैस्केट चूज कर। बसेनियो ने जो 3000 डुकेट्स शाइलॉक से लिए थे उन पैसों से बसेनियो ने बहुत सारे तोहफे पोर्शिया के लिए खरीदे और पोर्शिया को दे दिए। पोर्शिया ने बसेनियो का प्रपोजल एक्सेप्ट किया और एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजार रहे थे। पोर्शिया ने बसेनियो का प्रपोजल एक्सेप्ट किया और एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगे, लेकिन बसेनियो के साथ मुश्किल ये थी कि अब उसको एक पहेली सुलझानी थी। इसी दौरान एंटोनियो को पता चलता है कि उसके जहाज समंदर में कहीं खो गए हैं। इसी दौरान शाइलॉक को भी पता चलता है कि उसकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई है और वो बहुत सारा पैसा लेके भाग गई है। इसीलिए शाइलॉक बहुत ही आग बबूला हो गया। शाइलॉक अब ये सारा गुस्सा एंटोनियो पे निकालने वाला था क्योंकि जो उसने जमानत दी थी 3000 डुकेट्स की बसेनियो को, वो अब वक्त खत्म हो चुका था। इसी दौरान बसेनियो की बारी आ गई थी पहेली को सुलझाने की, यानी राइट कास्केट को चुनने की। लेकिन पोर्शिया बहुत ही घबराई थी क्योंकि उसको पता था शायद
बसेनियो सही कास्केट चूज नहीं कर पाएगा, लेकिन बसेनियो ने सही कास्केट चुन लिया जो कि लेड का था और पोर्शिया बहुत ही खुश थी और जल्दी सगाई की। पोर्शिया ने बसेनियो को रिंग पहनाई और उससे कहा कि वादा करो कभी इस रिंग को उतारोगे नहीं और कभी भी इस रिंग को खोओगे नहीं। बसेनियो का एक और दोस्त होता है ग्रेटेनियो, जो प्यार में पड़ जाता है पोर्शिया की नौकरानी के साथ जिसका नाम होता है नेरेसा, और वो दोनों भी शादी कर लेते हैं और अब ये सारे शादी के बाद खुश होते हैं और खुशी का समा होता है। तभी बसेनियो को एंटोनियो की एक चिट्ठी मिल जाती है। उस चिट्ठी में लिखा गया था कि मेरे सारे जहाज समंदर में कहीं खो गए हैं। एंटोनियो आगे चिट्ठी में लिखता है कि शाइलॉक मेरा एक गोश्त का टुकड़ा काटने पे तुला हुआ है क्योंकि मैं पैसे वक्त पे लौटा नहीं पाया। बसेनियो एंटोनी की चिट्ठी पढ़ के ही वेनिस जाने की तैयारी करने लगा और पोर्शिया को बोला है कि मुझे वेनिस जरूरी जाना है, लेकिन पोर्शिया को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। पोर्शिया ने बसेनियो को बहुत सारा पैसा दिया और वेनिस जाने को। अब सीन आता है वेनिस कोर्ट का। ड्यूक ऑफ वेनिस के सामने शाइलॉक कहता है कि एंटोनियो ने एग्रीमेंट के मुताबिक मेरे पैसे वक्त पे नहीं लौटाए, इसीलिए मुझे इसका एक गोश्त का टुकड़ा काटना होगा। बट कोर्ट में 300 डुकेट्स के बदले बसेनियो 3 गुना पैसे वापस देने को तैयार होता है, मगर शाइलॉक गुस्से में आके ये बात नहीं मानता है, बस सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा काटने पे ही तुला हुआ होता है। सडनली कोर्ट में बेल्टिजार नाम की एक वकील आती है और उसकी क्लर्क भी उसके साथ होती है और वो आते ही एंटोनियो को डिफेंड करने लगती है। बेल्टिजार नाम की जो वकील होती है ये एक्चुअली पोर्शिया होती है, जो रूह बदल के इस कोर्ट में आई हुई होती है, और जो इसकी क्लर्क होती है वो एक्चुअली नेरेसा होती है। पोर्शिया मीन्स ये वकील कहती है कि शाइला को कोई हक नहीं है कि वो ऐसी हरकत किसी वेनिशियन सिटीजन के साथ करे। पोर्शिया आगे कहती है एग्रीमेंट के हिसाब से सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा काटने की बात हुई है। जब ये गोश्त का एक टुकड़ा काटेगा तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वहां से खून नहीं गिरेगा, और अगर खून गिरेगा तो एग्रीमेंट में खून की बात नहीं लिखी गई है, इसीलिए शाइलॉक ये केस हार जाता है। पोर्शिया ने आखिर में कहा कि शाइलॉक की आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो को दी जाए और आधी प्रॉपर्टी स्टेट ऑफ वेनिस को दी जाए, क्योंकि उसने एक वेनिशियन सिटीजन को मारने की कोशिश की थी, और इस तरह से एंटोनियो केस जीत गया और उसकी जान भी बच गई। ड्यूक ऑफ वेनिस ने अब फैसला दिया कि आधी प्रॉपर्टी शाइलॉक की एंटोनियो को दी जाए और शाइलॉक की आधी प्रॉपर्टी जेसिका को दी जाए, और साथ में ये भी फैसला दिया कि शाइलॉक को अपना मजहब भी बदलना पड़ेगा। मीन्स शाइलॉक एक ज्यू था, उसको अब क्रिश्चियनिटी कबूल करनी पड़ेगी। बसेनियो को अब तक पता नहीं चलता है कि ये वकील कौन है, और वो वकील को शुक्रिया बोल के कहता है कि आपको जितना पैसा चाहिए आप मुझसे मांग सकते हो। वकील जो एक्चुअली में पोर्शिया होती है वो बसेनियो से कहती है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए बल्कि मुझे आपकी ये अंगूठी चाहिए। बसेनियो ने जैसे ही रिंग की बात सुनी तो उसने इनकार कर दिया, मगर एंटोनियो के कहने पे अब उससे मानना ही पड़ा और इस वकील को इस बसेनियो ने रिंग उतार। एंटोनियो ने बसेनियो को कहा कि तुम इसको अपनी रिंग दे दो क्योंकि इसने तुम्हारे दोस्त की जान बचाई है। आता है इस स्टोरी का लॉस्ट सीन जो कि बेलमोंट में होता है। पोर्शिया और बसेनियो जब बेलमोंट में एक दूसरे से मिले तो पोर्शिया ने झूठ मूठ का बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाया बसेनियो को। पोर्शिया ने बसेनियो को कहा कि तुम बहुत लापरवाह हो, तुमने वादी खिलाफी की, तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा, तुमने ना रिंग का ख्याल रखा, तुमने रिंग कहाँ खो दी। पोर्शिया ने बसेनियो को कहा कि मैंने तुम्हें ये रिंग इतने प्यार से दी थी, तुम इसको कैसे खो सकते हो, वगैरह वगैरह। बसेनियो एक आम इंसान की तरह बहुत ही सहम गया। पोर्शिया ने अचानक हंसते हुए बसेनियो को कहा कि ड्यूक ऑफ वेनिस के सामने कोर्ट में
मैं ही वकील बन के आई थी और जो मेरी क्लर्क आई थी वो थी मेरी नौकरानी नरेसा। और जो हमारी रिंग है वो मेरे पास है। और सभी जोर जोर से हंसने लगे और यहाँ पे हमारी कहानी का अंत होता है। आखिर में एंटोनियो को एक और खुशखबरी मिलती है, जहाज समंदर में खो गए थे वो भी उसको मिल गए हैं। और इस तरह से हमारी कहानी का यहाँ पे अंत होता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलता हूँ आपको नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।